आइए मिलते हैं डे 2 के क्लास में डायमेंशन एनालिसिस। तो लास्ट डे हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट डे हमने डायमेंशन एनालिसिस के चैप्टर में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलों को ड्राइव किया था। ओके, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस या यूटिलिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। ओके, तो देखिएगा जरा यूटिलिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आज का ये आपका टॉपिक है जी। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कभी किसी किसी बुक में इसको बोला जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। सो यूटिलिटी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में पहली जो यूटिलिटी है आपकी वो क्या है? पहला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, क्लियर? मतलब कोई भी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन डायमेंशनली सही है कि नहीं, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे एक छोटा सा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे सपोज दैट v इक्वल्स टू u प्लस 80, ठीक है, इसको आपको चेक करना है। क्लियर? तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 जब दिया जा रहा है, आपको समझना क्या क्या है, इसको इस बात पे जोड़ देंगे। v मेरी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। ओके जी, u मेरी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। और 80 क्या है? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड विद टाइम। अब इस टाइम की इक्वेशन में आपको सबसे पहले ये पकड़ना है कि कितने टर्म है, इक्वेशन में कितने टर्म है टोटल। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और इसको मिला के थर्ड टर्म बोलेंगे। कहने का मतलब कि कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में अगर रहेगी तो उसको आप एक ही साथ काउंट करोगे, एक ही साथ लोगे, अलग अलग नहीं लोगे, ठीक है ना? तो मल्टीप्लिकेशन में रहे तब भी एक ही टर्म में लेना है और डिवीजन में रहे तब भी आपको एक ही टर्म में लेना है। क्लियर? और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है तो डेफिनेटली वो अलग अलग टर्म में काउंट होंगी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास LHS RHS, LHS में हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। RHS में क्या? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड विद टाइम। तो हम क्या करेंगे जी? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V तो क्या हो जाएगा? LT माइनस 1, डायमेंशन हो गया 1 माइनस 1। क्लियर? इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ U क्या हो गया? अगेन LT माइनस 1, क्योंकि ये भी आपकी वेलोसिटी है, LT माइनस 1। क्लियर? यहां भी आपका क्या निकला? 1 माइनस 1। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये समझने वाली बात है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AT, एक एक्सेलरेशन है, LT माइनस 2 मल्टीप्लाइड विद T, ये हो जाएगा LT माइनस 1। यहां भी आ गया 1 माइनस 1। क्लियर? अब जरा देखो, इस जगह पे देखो, इस जगह देखो और इस जगह को देखो, तीनों जगह पर डायमेंशन आपके क्या है? सेम है। तो यहां पे क्या लिखोगे? देयरफॉर all terms having same dimensions, so given equation is dimensionally correct, ये आपका हो गया, दैट इज आंसर। ये प्रॉब्लम अक्सर आपके एग्जाम में 2 मार्क्स से 3 मार्क्स की आती है, इसको इस तरीके से आप हल कर सकते हो। इसके बाद एक और छोटा सा देखो जी, फिर इसके बाद कुछ होमवर्क देते हैं। मान लीजिए आपके पास दूसरी प्रॉब्लम क्या है? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये भी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम है। क्लियर? अब इसमें जो हमने सिंबल यूज किए उनकी मीनिंग क्या क्या है? S क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। A क्या है? एक्सेलरेशन है। और T मेरा पास क्या है जी? हमारे पास टाइम है। ठीक, सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पहले लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ S, क्या हो गया? L। फिर अब जैसे मैंने बताया था UT को क्या एक ही टर्म लोगे आप, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ UT तो क्या हो गया? LT माइनस 1
मल्टीप्लाइड विथ टी, ये हो गया आपका एल। ओके, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एटी हाफ एटी स्क्वायर। अब लास्ट डे में हमने कहा था कि जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द डायमेंशनल एनालिसिस, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा आपका एल टी माइनस टू मल्टीप्लाइड विद टी स्क्वायर, यहां भी हो गया आपका एल। अब जरा देखिए एल एल और एल, सो अगेन सेम लाइन, ऑल टर्म्स हैविंग सेम डायमेंशंस, so given equation is dimensionally correct, ओके, ये हो गया आपका, दैट इज आंसर। क्लियर हुआ जी? इस तरीके से हम कोई भी हमारे पास इक्वेशन अगर दिया जाए तो उस इक्वेशन को इजीली हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, बट डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ओके, इस रिमाइंड इट, बिकॉज यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी है जिसको हम डायमेंशन एनालिसिस में क्या कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं या कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आपको जरूर लिखना होगा कि गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, और अगर मान लीजिए डायमेंशन सबका सेम नहीं हुआ तो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। इज इट क्लियर? अब आइए इसके ऊपर कुछ सवाल आप कीजिएगा जो कि मैं आपको चैप्टर के एंड में दे दूंगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं, कुछ होमवर्क भी दे रहे हैं आपको, लिखिएगा जरा। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशंस, to check the correctness of given equations by using dimensional analysis, to check the correctness of given equation by using dimensional analysis। क्लियर? तो पहला इक्वेशन हमने क्या दिया, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। F क्या है जी, फोर्स, M क्या है जी, मास, V क्या है मेरी वेलोसिटी। ओके, V क्या है वेलोसिटी, और R क्या है, R रेडियस या डिस्टेंस। ठीक है ना, पहला। दूसरा हमने दिया T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L अपॉन जी। L क्या है, लेंथ। क्लियर? और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये। और T क्या है, टाइम पीरियड। 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है। तीसरा हमने दिया E इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस mgh, तीसरा दिया। क्लियर? चौथा फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है आपका एक्सेलरेशन, और s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गई बातें? ठीक, इसके बाद फिफ्थ नंबर इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं। फिफ्थ नंबर, s इज इक्वल टू u प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको भी आप चेक करोगे। सिक्स नंबर हमने आपको दिया, दैट इज f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ओके, इसको भी चेक करना है। कैपिटल G क्या है, कैपिटल G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, m क्या है, m1 इज द मास, m2 भी क्या है आपका मास, और r क्या है जी आपका डिस्टेंस, f क्या है जी फोर्स। ये आपके पास 6 प्रॉब्लम है जिनको आप क्या करोगे, सॉल्व करके डेफिनेटली उसका पीडीएफ बना के आप मुझे इस नंबर पे जरूर सेंड कर दोगे, 7980100258। क्लियर? ये रहा आपका फर्स्ट यूटिलिटी के ऊपर आपका एक छोटा सा होमवर्क जिसको आप घर में बैठ के करेंगे। क्लियर हो गई चीजें? अब आते हैं हम यूटिलिटी 2 के ऊपर, मतलब सिग्निफिकेंस 2 के ऊपर। ओके, तो सिग्निफिकेंस, दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है इसको समझेंगे आप। तो सेकेंड सिग्निफिकेंस कहता है कि टू कन्वर्ट वन सिस्टम into another, to convert one system into another by using dimension analysis, one system into another।
इस बात को समझोगे। जैसे छोटी सी प्रॉब्लम हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को समझना भी है। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है? डाइन में कन्वर्ट करना है। अब जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो आपका जो थिंक टैंक है, ठीक है, वो उसको आप एक्टिवेट करोगे। क्या उसमें सोचना क्या है जी? सबसे पहली बात ये सोचनी है आपको कि न्यूटन जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, डाइन किस फिजिकल क्वांटिटी यूनिट है। तो नो डाउट न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। डाइन भी यूनिट किसकी है? फोर्स की यूनिट है। क्लियर? न्यूटन किस सिस्टम में? न्यूटन एसआई सिस्टम में। डाइन किस में? सीजीएस सिस्टम में है। यहां तक आप सोच लिए। इस जगह पे आप लिखोगे सिस्टम 1, यहां लिखोगे सिस्टम 1, यहां लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स ये जरूर लिखोगे आप, ठीक है ना? क्यों? न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। यहां लिखोगे आप सिस्टम 2। ओके, अब जरा चीज को समझना। अब सिस्टम 1 कौन सा सिस्टम है जी? एसआई सिस्टम है, ब्रैकेट में लिख देंगे। और सिस्टम 2 कौन सा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम, बिकॉज न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम। स्टैंडर्ड वैल्यू मास की कितनी है? 1 kg। लेंथ की कितनी है? 1 मीटर। टाइम की कितनी है? 1 सेकेंड। N1 कितना है? 1 न्यूटन। अगर N1 की वैल्यू वही होगी जो यहां गिवन है। अगर आप पूछो कि सर 1 की जगह पे 0.5 होता, तो N1 की जगह हम क्या लिखते? 0.5 ही लिखते। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स क्या कहता है? mLt टू द पावर -2। ठीक है, अब इसको जनरलाइज कर लोगे, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। अब यहां से इसको इक्वेट करोगे तो a बराबर क्या मिला? 1, b बराबर 1, c बराबर -2। क्लियर? फिर m2 की वैल्यू कितनी है? m2 इक्वल्स टू 1 ग्राम। l2 कितना है? 1 सेंटीमीटर। t2 कितना है? 1 सेकेंड। और n2 कितना है जी? हमें नहीं पता। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ ग्राम सेंटीमीटर सेकंड क्यों लिख रहा है? बिकॉज ये किस सिस्टम में है? सीजीएस सिस्टम में है। ये किस सिस्टम में है जी? एसआई सिस्टम में है। ठीक है, अब क्या करेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन सिस्टम 1। इन सिस्टम 1 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू N1 ब्रैकेट में M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C। क्लियर? फिर अगेन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन सिस्टम 2। इन सिस्टम 2 क्या है? N2, M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B, T2 टू द पावर C। क्लियर? अब आइए इन दोनों को इक्वेट करें, इक्वल करेंगे। कैसे? बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैं ब्रीफ कर रहा हूं आपको। अब सपोज दैट यहां पे कुछ एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। अगर मैं लिखूं 4 + 5 = 11, तो ये क्या सही है? आप बोलोगे नहीं सर ये तो सही नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए था, गलत है। लेकिन यहीं पर लिखते हैं हम 4x + 5 = 11। आप बोलोगे सर ये सही है। ऊपर वाला सही क्यों नहीं था? नीचे वाला सही क्यों हुआ? ऊपर वाला सही इसलिए नहीं था कि यहां पे हम किसी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं किए, बट नीचे वाले इक्वेशन में हमने क्या किया? वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया। तो जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा गया है, राइट हैंड साइड में जो लिखा गया, दोनों क्या है? बराबर है। बट किसके लिए बराबर है? फॉर अ डिफिनिट वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए। मतलब ये 4x + 5 = 11 होगा किसके लिए? x की एक डिफिनिट वैल्यू के लिए होगा। आई बात समझ में? देन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट in an equation both sides are equal for a definite value of a variable. Is it clear? तो यहां जब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इंप्लीमेंट किए, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर होंगे किसके लिए? N2 की एक डिफिनिट वैल्यू के लिए। तो यहां पे आप लिख सकते हो बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी N1 M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C मस्ट बी इक्वल टू N2 M2 टू द पावर A, LT टू द पावर B, T2 टू द पावर C। क्लियर हो गया? अब यहां से N2 निकालना है। N2 इक्वल्स टू N1, दिस इज M1
to the power a, L1 to the power b, T1 to the power c divide by M2 to the power a, L2 to the power b, T2 to the power c. क्लियर? अब आ जाओ तो N1 ये हो जाएगा M1 अपॉन M2 का पावर a. क्लियर हो गया? फिर L1 अपॉन L2 का पावर b, ये भी क्लियर हो गया. T1 अपॉन T2 का पावर c, ये भी क्लियर हो गया. आई बात समझ में? अब क्या करेंगे जी, ए बी सी की वैल्यू को यहां पे हम इंट्रोड्यूस कर देंगे. क्लियर? c इक्वल टू -2. ठीक है, तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी, N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू 1, M1 की वैल्यू कितने है मेरे पास 1 kg डिवाइड बाई 1 ग्राम ब्रैकेट क्लोज, 1 मीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, 1 अपॉन 1 का पावर -2. अब यहां पे आ जाओ थोड़ा सा, तो ये कितना हो गया जी, N2 इज इक्वल टू ये हो गया 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम मल्टीप्लाइड विथ 100 सेंटीमीटर, जगह थोड़ी कम पड़ रही है. N2 इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम मल्टीप्लाइड विथ 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर और 1 अपॉन 1 का पावर -2, 1 अपॉन 1 का पावर -2. अब ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो N2 कितना आ गया 1000 मल्टीप्लाइड विथ 100 10 टू द पावर 5. ये किसमें है जी, डाइन में. इसका मतलब ये क्या हो गया 10 टू द पावर 5 डाइन. क्लियर हो गया जी, ये आपका हो गया. दैट इज टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर. अब जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो ये प्रॉब्लम आपके लिए 3 मार्क्स की आती है. इस पूरी के पूरे मैटर को इलाबोरेट करोगे 3 में 3 पाने के लिए. लेकिन यही सवाल जब आपके कंपटीशन में आ जाए तो आपको इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं लिखनी है या इतना पूरा इलाबोरेट नहीं करना है. आपको सिर्फ इस इक्वेशंस को दिमाग में रखना है. क्लियर चीज है? बाकी चीजों का कैलकुलेशन कहां चला जाएगा, आपके ब्रेन में चला जाएगा. इसलिए कंपटीशन में कैसे आंसर लिखना है, ठीक है, कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करना है और बोर्ड में कैसे लिखना है, दोनों में डिफरेंस है जी. कभी भी आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव वाली स्किल को, ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव में यूज करो, बोर्ड वाली स्किल को आप बोर्ड में यूज करो. बोर्ड में 3 नंबर के लिए जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है या 4 नंबर के लिए पूछा जा रहा है तो उसको आप बहुत ज्यादा शॉर्टकट मेथड में जाके आंसर देना आपके लिए, ठीक है, हानिकारक हो सकता है. कैसे? होप दैट अभी इस साल भी बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ है कि जेई मेन के एग्जाम में परसेंटाइल 98, 99, 97, मोर देन 90 परसेंटाइल है. मेरे जानने वाले बच्चे, बट बोर्ड में लेस देन 75% हो गया. तो अगर बोर्ड में लेस देन 75% हो जाएगा तो यू आर नॉट एलिजिबल टू डू द इंजीनियरिंग इन एनी इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया. इसीलिए चीज को उस तरीके से समझ के पढ़ना है और थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाओगे, ठीक है, कि कहां कौन सा आंसर किस तरीके से लिखना है. इज इट क्लियर? तो फिर मैं बता रहा हूं, जब आपके बोर्ड में ये क्वेश्चंस आए तो इसको इस मैनर पे इलाबोरेट करोगे और जब कंपैरेटिव में पूछा जाए तो इतना जरूरत ही नहीं है जी. आप सिर्फ देखोगे न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये क्या है जी एसआई सिस्टम, ये क्या है सीजीएस सिस्टम, तुरंत यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा और तुरंत इवेलुएट करके आप ये निकाल दोगे. क्लियर हो गया? आइए अब इसके ऊपर एक दूसरा सवाल हम आपको देते हैं, ठीक है ना, जिसको आप घर में बनाइएगा, जरा देखिएगा. तो इस पे होमवर्क लिखिएगा, कन्वर्ट 0.5 जूल इनटू अर्ग. तो क्वेश्चन है, होमवर्क है यहां पे, कन्वर्ट 0.5 जूल इनटू अर्ग. सोचोगे, ठीक है ना, अर्गन. क्लियर? 1 नंबर. 2 नंबर, कन्वर्ट 35 मीटर पर सेकेंड इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके. फिर कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड. क्लियर? ये 3 प्रॉब्लम है. इन 3 प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके इस नंबर पे आप पीडीएफ सेंड कर दोगे. ठीक. अब इसके बाद हम मिलते हैं यूटिलिटी नंबर 3 पे, ठीक है ना. तीसरा सिग्निफिकेंस क्या है डायमेंशन एनालिसिस का, इसको जरा देखेंगे. ओके. तो तीसरा सिग्निफिकेंस काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज हम हाइड्रोस्टैटिक्स में भी करते हैं. जब आप पढ़ोगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहां भी यूज है इसका. तो क्या कहता है जी, टू ड्राइव द रिलेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेई मेन के पर्पज से भी
और नीट के पर्पज से भी, ठीक है। जो भी बच्चे इस एग्जाम को देने जा रहे हैं 2 साल के बाद देंगे, उन दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है जी, टू ड्राइव द रिलेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी using dimensional analysis, ओके, डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर हुई चीजें? ठीक है, आइए जरा बढ़ते हैं आगे। तो इस यूटिलिटी को समझने के लिए एक सवाल मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, उस सवाल को समझोगे, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास m kg is tied to the length of string L meter, revolve in a horizontal circle, with velocity v. Find the expression of force, ओके। कहने का मतलब क्या है, चीज को समझने वाली बात है। मान लीजिए ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है जी, ये मेरे पास स्ट्रिंग हो गई। अब इसको हम इस तरीके से घुमा रहे हैं, अगर मैं यहां पे ऐसे पकड़ के घुमाऊं, इस तरीके से हम घुमा रहे हैं, ठीक है। ऐसे जब घुमा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी उंगली पे क्या कर रहा है, एक फोर्स एक्ट हो रहा है। इसी फोर्स की वैल्यू को क्या करना, हमें कैलकुलेट करना है। अब आप पूछोगे कि सर हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल सर्कल, कोनिकल पेंडुलम, तो चीज क्या है समझोगे। अगर किसी बॉडी को आप इस तरीके से पकड़ के, ठीक है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐसे घुमा रहे हो, इस तरह ये पोजीशन हुआ, तो ये क्या हॉरिजॉन्टल सर्कल हुआ। और इसी को अगर आप ऐसे घुमाओगे, ऐसे, ये क्या हो गया, वर्टिकल सर्कल। और इसी बॉडी को आप ऐसे पकड़ लो आप और इस तरीके से घुमाओ, देखो नीचे सेंटर सर्कल बन रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, देखोगे, ठीक है ना। चार्जर का जो अडेप्टर है, उसके वो चार्जर का अडेप्टर नीचे एक सर्कल बना रहा है, और सर्कल का सेंटर कहाँ है, ठीक मेरी अंगुली के नीचे है। ये क्या हो गया, ये पोजीशन हो गया कोनिकल पेंडुलम का हो गया। क्लियर हो ये चीजें? तो अभी इस कंडीशन में आपको क्या करना है जी, फोर्स को कैलकुलेट करना है। जब भी आप इस टाइप के डेरिवेशंस को करेंगे तो आपको समझना क्या है, बहुत ही छोटी सी बात है, हमेशा आप दिमाग में रखोगे। बॉडी ऑफ मास m kg, लेंथ कितना है l मीटर, किस वेलोसिटी से आप घुमा रहे हो, v वेलोसिटी से। क्या पूछ रहा है, फोर्स। इसका मतलब जो चीज आपसे पूछी जा रही है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड है, इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड है, पहली चीज मास पे डिपेंड है, दूसरा लेंथ पे डिपेंड है, और तीसरा वेलोसिटी पे डिपेंड है। तो यहां लिखोगे द फोर्स इज डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी, ब्रैकेट में m, कॉमा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, and velocity v, okay. Therefore force is directly proportional to m to the power a, force directly proportional to L to the power b, force directly proportional to v to the power c। ध्यान रखेंगे, जब भी हम यहाँ रिलेशन बनाएंगे तो सब डायरेक्ट रिलेशन बनाएंगे, कोई भी इनवर्स रिलेशन हम अपने से नहीं बनाएंगे। वो रिलेशन मेरा किसी के लिए इनवर्स होगा या डायरेक्ट होगा, वो डिपेंड करेगा ए बी सी की वैल्यू के ऊपर। क्लियर हो गई चीजें? तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 3। अब इसको ज्वाइंट वेरिएशन लगा दो, तो देयरफॉर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, v टू द पावर c, इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, m टू द पावर l टू द b टू द पावर c, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करोगे जी, इसके बाद दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखो। तो m l t टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू k, ये हो गया m टू द पावर a, ये हो गया l टू द पावर b, और यहां आया l t माइनस 1 टू द पावर c। ठीक है जी। अब आपने बचपन में एक्सपोनेंट तो पढ़ा ही होगा, होप दैट। देखिएगा जरा, ये हो गया m l t टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू k, m टू द पावर a, l टू द पावर b,
और इस जगह पे L टू द पावर C T टू द पावर माइनस C। एक्सपोनेंट्स का एक रूल है, x मल्टीप्लाइड विथ y टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर m y टू द पावर m। ओके, इसीलिए इस जगह पे जब एल टी माइनस वन टू द पावर सी है तो एल टू द पावर सी टी टू द पावर माइनस सी। ठीक है जी, अब आइए जरा इसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक, तो क्या मिला हमें, m एल टी टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू k, दिस वन इज m टू द पावर a, एल टू द पावर b, एल टू द पावर c, बेस सेम है तो पावर क्या हो गया, ऐड हो गया, एंड t टू द पावर माइनस c। ठीक, अब जरा देखो इधर भी mlt इधर भी mlt, हमें कब तक सॉल्व करना है, ठीक, तब तक सॉल्व करना है जब तक कि दोनों साइड हमारा m का पावर mlt और mlt ना आ जाए। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने पावर को क्या किया, इक्वेट किया। सो ए का पावर क्या मिला, वन, ए और वन इक्वेट हो गया, बी प्लस सी इक्वल टू क्या मिल रहा है वन, और माइनस सी इक्वल टू कितना मिल रहा है, माइनस टू। सो सी इक्वल टू क्या आ गया, टू। इज इट क्लियर? तो बी प्लस सी कितना आया, सिंस बी प्लस सी इक्वल टू वन, तो बी प्लस टू इक्वल टू वन, तो बी इक्वल टू माइनस वन। अब हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू को कहां यूज करेंगे, इस जगह पे यूज कर देंगे। ठीक है ना, तो लिखोगे यूजिंग द वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन इक्वेशन 4। तो क्या गया जी, f इज इक्वल्स टू k m टू द पावर 1 l टू द पावर माइनस 1 एंड v का पावर 2। सो आ गया f इज इक्वल्स टू k mv स्क्वायर अपॉन l। दिस इज योर आंसर। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से आपकी क्या होती हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। समझने वाली बात क्या है जी, यहाँ पे समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी जिसे हमें ड्राइव करना है या कैलकुलेट करना है वो किस किस फिजिकल अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो रही है। ठीक है, अगर ये पता चल जाए तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड आप प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद डायमेंशंस लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे, ऑटोमेटिक वैल्यू आपको दे देगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है ना, मैथमेटिक्स क्या करेगी, एकदम डेरिवेशंस को पानी की तरह क्या सरल बना देती है। ठीक है, तो चीज को समझा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी डेरिवेशंस को आप इजिली, ठीक है, इजी वे में ड्राइव करते हुए निकल जाओगे, बड़े स्मूथ मैनर में निकल जाओगे। ठीक है, लेकिन हाँ उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है और मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। आई बात समझ में? ठीक, आगे चलते हैं हम। अब इसमें एक सवाल दे रहा हूं मैं, इसको आप सॉल्व करेंगे घर में। आइए जरा, और क्वेश्चन लिखोगे, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल pendulum is depend upon length of string and acceleration due to gravity, क्लियर हुई बातें? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। ओके, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। अब इसको आप क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। ये आपका क्या है जी, होमवर्क है, इसको थोड़ा सॉल्व करके बताओगे। इसके बाद एक और दे दूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, द ऑर्बिटल वेलोसिटी is depend upon acceleration due to gravity and radius of the orbit. Find the expression for
एक्सप्रेशन फॉर इट, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट। ओके, इसको भी आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। क्लियर हो गया? ये रहा आपका 2 क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं अगली क्लास में, जैसे डे 3, दैट इज द लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और नेक्स्ट डे आपका क्या होगा, दैट इज अ डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पे क्या क्या सवाल बनते हैं, किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया सभी का, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। ओके।